नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। कोरोना के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ ही उससे लड़ने और खत्म करने की कोशिशें भी। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद राज्यों के सुझाव पर केंद्र सरकार कभी भी नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है, लेकिन आसार ये लग रहे हैं कि अब बाजार खुल जाएंगे, रियायत बढ़ेंगी। सत्रह मई के बाद क्या खुलेगा देश पर लगा ये ताला? 17 मई के बाद कितना खुलेगा लॉकडाउन? 17 मई के बाद रियायतों की होगी कितनी बरसात? इसी रविवार की रात लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा। इसके बाद लॉकडाउन हटने के आसार तो नहीं दिख रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये इशारा कर चुके हैं कि जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश होगी। हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कोरोना महामारी के संकट में लोगों की जान भी बचाना जरूरी है और जान भी। इसलिए 17 मई के बाद जो लॉकडाउन होगा उसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बाजारों के खुलने में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ शर्तों के साथ बहुत कुछ छूट देने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ सख्त शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मसलन ऑटो, टैक्सी और बस भी सख्त हिदायतों और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ चलाए जा सकते हैं। बाजार भी ऑड इवन की तर्ज पर खुल सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों को और छूट दी जा सकती है, लेकिन सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर पर लगता है कि ताले लटके ही रहेंगे। सिनेमा घरों से लेकर स्विमिंग पूल तक बंद ही रहने के आसार हैं। उसी तरह से स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। दिल्ली के बाद मुंबई चलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र सरकार के रुख से लगता है कि वहां 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों की सीमित संख्या में। लेकिन कंटेनमेंट और रेड जोन में सरकार कोई मुरव्वत नहीं करेगी। ग्रीन ही नहीं, ऑरेंज जोन में भी उद्योग धंधे खुलने के आसार हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में हर तरह की दुकानें खोलने पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार के भेजे मसौदे पर केंद्र सरकार की मुहर लगेगी और फिर तय होगा कि 17 मई के बाद होगा क्या। गुजरात इस बात पर राहत की सांस ले सकता है कि कोरोना के मामले में दूसरे की जगह वो तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन मामले वहां बढ़ ही रहे हैं। गुजरात सरकार ने जान के साथ जहान बचाने की जो तैयारी की है, उसके मुताबिक वहां रेड जोन और ऑरेंज जोन में भी शर्तों के साथ उद्योग खोलने की बात हो रही है। सरकार की तरफ से बनने वाले पुल, सड़क, इमारतें जैसे बुनियादी काम शुरू हो जाएंगे। बाजार खोलने के आसार हैं, लेकिन मॉल, कपड़े और लग्जरी सुविधाओं की दुकानें बंद रहेंगी। અને એટલા માટે સરકારે નક્કી કર્યું છે કે 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન, જે લોનનો માર્કેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓછામાં ઓછા 12% છે, એ લોન માત્ર 2%। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी मंथन चल रहा है कि 17 मई के आगे क्या। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 17 मई के बाद हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों के अलावा पूरे राज्य में लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत होगी। सभी तरह के निर्माण के काम होंगे और बाजार खुलेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट तक खोले जा सकते हैं। लखनऊ के बाद हम आपको जयपुर ले चलते हैं। राजस्थान में कोरोना का असर है, लेकिन उससे ज्यादा भूख अपना असर दिखाने लगी है। इसलिए राजस्थान सरकार रेड जोन और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर बाकी जगह दुकानें खोल सकती है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से गाड़ियों तक की दुकानें खुल सकती हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहने वाले हैं।
हार्डवेयर की दुकान है, प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमत किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहां भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जो तय किया गया उसके मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाजार खोले जा सकते हैं। रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ छूट दिए जाने की बात चल रही है। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान छूट जारी रहेगी, लेकिन पूरे राज्य में धार्मिक गतिविधियां बंद रखने पर विचार हो रहा है। रात में पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का सुझाव है। साथ ही मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून जैसी जगहों के खुलने के आसार नहीं दिखते। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज्यादा केस जहां से आ रहे हैं, उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 17 जुलाई से लॉकडाउन में बहुत हद तक ढील की गुंजाइश दिख रही है। रेड जोन में भी 3 कैटेगरी बनाकर कुछ जगह राहत दी जा सकती है। बीड़ी उद्योग में 50% लोगों को काम करने की इजाजत होगी। बंदरगाहों पर काम शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच गहने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। वैसे अलग अलग राज्यों की बात करें तो हरियाणा में बसें चलने के आसार हैं। पंजाब में धीरे धीरे दुकान खोलने की छूट मिलने वाली लगती है। महाराष्ट्र के नागपुर में शराब की दुकान खुलने लगी। बिहार सरकार तो प्रवासी मजदूरों के कारण 31 मई तक सख्त लॉकडाउन चाहती है, जिसमें किसी और इलाके में रियायत भले मिल जाए, लेकिन कंटेनमेंट जोन में छूट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो 17 मई के बाद देश भर में बाजार खोलने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना का कहर और असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक नजर देख लीजिए कि आज पूरे देश में और देश के कुछ बड़े कोरोना प्रभावित राज्यों का हाल क्या है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुल 81,970 केसेस हो चुके हैं। 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 27,920 लोग ठीक भी हो गए। देश भर की ये बात है। लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे आगे महाराष्ट्र चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, उसके बाद, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए 27,524 केसेस आए, 6,059 ठीक हुए हैं, लेकिन 1,000 से ज्यादा यानी कि 1,019 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु 9,674 केसेस यहां पर आ चुके हैं, 2,240 ठीक भी हुए हैं, लेकिन 66 लोगों की मौत कोरोना की वजह से तमिलनाडु में भी हो चुकी है। गुजरात बहुत ज्यादा प्रभावित है, 9,591 केसेस यहां पर हैं, 3,753 ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन 586 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है। दिल्ली ज्यादा प्रभावित है, 8,470 मामले हैं, 3,045 ठीक हो चुके हैं और 105 लोगों को कोरोना दिल्ली में निकल चुका है, उनकी मौत हो गई है। राजस्थान का नंबर दिल्ली के बाद आता है, 4,534 केसेस हैं, 2,580 ठीक हो चुके हैं, लेकिन 125 यानी कि दिल्ली से ज्यादा मौतें यहां पर हुई है। मध्य प्रदेश एक समय में शुरुआती दौर में सबसे आगे चल रहा था, अब काफी स्थिति ठीक है, 4,426 केस हैं, 2,171 ठीक हो चुके हैं, लेकिन मौत के मामले में मध्य प्रदेश दिल्ली राजस्थान से आगे है। 237 लोगों की मौत अब तक यहां पर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3,902 केसेस आ चुके हैं, 2,072 ठीक हो गए हैं और 88 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देश भर और कुछ राज्यों का यह हाल था। तो आपने देख लिया कि हमारे देश में कोरोना का कहर कैसे बढ़ता जा रहा है। इसमें अगर घनी बस्ती हो और वहां मरीज बढ़ जाएं तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। एशिया महादेश की सबसे बड़ी झुग्गी मुंबई के धारावी में 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। वहां की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारी संवाददाता साहिल जोशी। एशिया महादेश की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना आया तो दबे पांव, लेकिन 45 दिनों के भीतर ही 1,000 से ज्यादा मामले देकर कोहराम मचा दिया। जहां एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हों, साथ काम करते हों, वहीं सोते हों, वहां का हाल आप हमारे संवाददाता साहिल जोशी से जान लीजिए।
तो धारावी का घर करीब करीब इस तरीके से होता है। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मजदूर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका पर्स बनाने का काम चलता है, एक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर। और इतने सारे मजदूर मैं अगर काउंट करूँ तो कम से कम 10-15 हो जाएंगे। अभी नीचे भी रहते हैं, वो में तो ऊपर आ गए हैं, नीचे वाले हैं। नीचे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ से चले भी गए अब तक। एक छोटा सा बाथरूम है सबके लिए, कोई किचन आप नहीं देख सकते, इसके लिए सबको दिक्कत हो रही है। जो जितना बन सकता है उतना बना लेते हैं, अनाज मिलता है तब, अगर नहीं तो बाहर जो खाना बांट रहे हैं वहाँ पर से ले लेते हैं। यहाँ कोरोना से प्रभावित इलाकों पर एक नजर डालिए। यहाँ जो इलाके कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें मुकुंद नगर मराठी बहुल है, जबकि मुस्लिम नगर, मदीना नगर और बालिका नगर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर बीएमसी से जुड़े डॉक्टर पाटिल कोरोना के मरीजों को इलाज और क्वारंटीन के लिए भेजते हैं। उसके घर को ट्रेस करते हैं, घर के ट्रेस करने के बाद उनको शिफ्टिंग का काम चलता है और शिफ्टिंग का काम होने के बाद जो घर के जो बाकी का लोग हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में। कितने कॉल उठाते हैं आप रोज पूरे दिन में कॉल चालू ही रहता है। आज तक की टीम के साथ धारावी के पास बने क्वारंटीन सेंटर को आप भी देखिए। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है। ये बड़ा सा कैंपस में, तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। आज तक का कैमरा धारावी के अंदर बने एक आरोग्य केंद्र तक पहुंचा, जहां से बहुत सारे डॉक्टर और नर्सें अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं। देखो पूरा इसमें क्या है, ट्रांस कैंप आएगा, साइन आएगा, सोशल नगर आएगा, सब ये जो एरिया है अंदर का वगैरह सब एरिया आते हैं। धारावी की आबादी करीब 65,000 है और मेडिकल टीम रोजाना करीब 100 परिवारों की स्कैनिंग कर रही है। चेकिंग के बाद लोगों के हाथों पर मुहर लगा देती है ताकि तस्दीक हो सके। हमारे संवाददाता साहिल जोशी धारावी के एक मेडिकल स्टोर पर भी पहुंचे, ये जानने के लिए कि हर रोज कितने लोग मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। आते हैं, जनरल वीकनेस रहते हैं, फीवर, हल्का फीवर रहता है, कॉक्स वगैरह रहता है, लेकिन बाहर जहाँ पे जाते हैं तो कोई लेते नहीं उसको। तो हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं, 3 फीट की दूरी पे रखते हैं उसको। 3 फीट की दूरी पे जो मेडिसिन लोकल होते हैं चालू के डायग्नोस 3 दिन पे डायग्नोस करते हैं हम। लेकिन धारावी की इन तंग गलियों में कोरोना पांव भले ही तेजी से पसार रहा है, लेकिन लोग बचाव के लिए जरूरी कायदे कानूनों का पालन नहीं कर रहे। ये धारावी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है और कोई रखना भी चाहे तब भी नहीं रख सकता। ये कोई प्लान्ड सेटलमेंट नहीं है कि जहाँ पर किसी प्लान तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं, और इसीलिए ये आशा वर्कर्स को या हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर लोगों को बताना कि आप घर पे रहिए, ये काफी मुश्किल रहता है। यहाँ प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद है जो यूपी और बिहार से आए हैं और जिनके पास आज कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ केंद्र बने हैं, जहाँ रोजाना तकरीबन 150 लोगों का खाना बांटा जा रहा है। ये सब है ना कारखाने में काम करने वाले, अब इनका उसको कुछ है ही नहीं है। तो हम लोग बोला हम लोग तो जितना है उतना कर देंगे, अभी इनका चालू रखा है अभी तक और चलते ही जा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर डर इतना भर गया है कि ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। हम लोग फॉर्म भर के दिए हैं, फॉर्म पास हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ये अभी 5-6 रोज पहले नहीं वापस जाना चाहता। वापस जाना चाहते? जी जाना चाहते। लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तब क्या करेंगे फिर? जब काम नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे रह के, फिर जो रहेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है। वापस आएंगे आप कि नहीं आएंगे? देखा जाएगा। धारावी में जिंदगी जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल यहाँ कोरोना के वायरस को रोकना होगा अगर लोगों ने मुस्तैदी नहीं दिखाई। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि 22 आतंकवादी अब हमारे कब्जे में हैं और इन आतंकवादियों के हमारे कब्जे में आने से बहुत सारे राज भी फाश होंगे, क्योंकि म्यांमार ने भारत को इन 22 आतंकवादियों को सौंप दिया है। एनएसए अजीत डोभाल की इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम जिम्मेदारी रही है और उनकी वजह से म्यांमार ने ये 22 आतंकवादी भारत को सौंपे हैं। एक विशेष विमान से भारत ले आए गए हैं सभी के सभी ये 22 आतंकी। हमारे देश में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हमारा पड़ोसी पाकिस्तान चला रहा है, सीधे सीधे
हमें बहुत सारे राज अब पता चलेंगे इन 22 आतंकवादियों से। किस तरह की साजिश हमारे देश में पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, कहां कहां स्लीपर सेल्स हैं हमारे देश भारत में, उन पर भी नकेल कसने में हमें अब कामयाबी मिलेगी। तो भारत सरकार की ये एक बहुत बड़ी सफलता, एक विशेष विमान से म्यांमार से 22 आतंकवादियों को लाया गया है और वहां की सरकार ने ये भारत सरकार को सौंप दिए हैं। NSA अजीत डोभाल ने बेहद मुख्य भूमिका इसमें निभाई। इन आतंकवादियों की भारत को क्यों जरूरत है, किस तरह से इन आतंकवादियों ने भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रची हैं या इनके आकाओं ने, ये जब हमने कन्विंस किया उसके बाद ये सफलता भारत सरकार को मिली। तो तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की परेशानी कम नहीं हो रही। ज्यादातर मजदूर जो हैं वो पैदल ही अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ अपने घर जाने को मजबूर हैं और ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब इस पर राजनीति बेदर्द हो जाती है। ये बेबसी उन लोगों की है जो अपने बाहुओं के बल से बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। ये बेबसी उन लोगों की है जिनके पुरुषार्थ से बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं। ये बेबसी उन लोगों की है जिनसे बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं। लेकिन आज इनकी जिंदगी में अपने लिए अदद 2 रोटियां नहीं हैं। ये गांव से शहर आए थे घर बनाने के लिए, अब गांव जा रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। कुछ नहीं मिला, पैदल आए हैं और दिक्कत कुछ नहीं, खाना पीना मिलता रहा। जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ पैसा की दिक्कत मेरे पास बहुत ज़्यादा हुई। लोकल बंदा वहाँ कमरे से तक तंग करने लगा, तो मैं हम कहा घर चलें, बच्चा छोटा कैश को खिलाएंगे क्या रहा। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मजदूरों की मदद की जा रही है, उन्हें घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन मजदूरों के पास आत्मनिर्भर होने के अलावा रास्ता नहीं है। तभी मासूम को पल्लू में ढककर ये महिला मध्य प्रदेश तक पैदल जाने को मजबूर है। वजह वहाँ का काम भी नहीं ठीक चल रहा था काम, इसलिए खाने की रहने की बहुत किराए की बहुत दिक्कत पड़ रही थी। सर मजबूरी है हमारी, इसलिए जा रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है, भूखन मर रहे हैं हम लोग। हाँ यहाँ पास में मिला था खाना तो खा लिया अभी। सर कुछ मिल जाएगा तो चलते चलते। हाथ में सामान है, पीठ पर बच्चा और एक लंबा सफर। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी के लिए ये परिवार चल पड़ा। कुल 3 बच्चे हैं, एक पिता के कंधे पर, दूसरा माँ की पीठ पर और तीसरा बच्चा खुद ही सिर पर झोला लिए। पैदल भी आए, गोदी भी आए। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से। पुरानी दिल्ली से। कैसे आए हो? पैदल। ये बच्चे पैदल आते हैं, फिर पैदल चलते हैं, फिर ऊपर बैठा लेते हैं अपने। अच्छा। मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर ट्रकों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खेल चल रहा है। सासाराम में कंटेनर में भरकर आए मजदूरों से 1,500 रुपए किराए के लिए गए और बीच में भूखे प्यासे छोड़ दिया गया। 1500 रुपया लिया एक आदमी के लिए। हाँ। हम लोग के पास पैसा नहीं है, बच्चों को तो पानी पिला पिला के हम लोग ले आ रहे हैं। ऐसे बैठे बैठे कितना दिन हम लोग परेशान रहेंगे। गरीब आदमी है, खाने पीने का नहीं मिला, पैसा इंतजाम नहीं, पैसा खत्म हो गया तब रास्ता पकड़े, सड़क पर उतरे। आज तक ने ऐसी खबरें बार बार दिखाई, जिसको जिला प्रशासन ने भी देखा। उससे प्रेरित होकर इन लोगों के खाने पीने और घर भेजने का इंतजाम किया। चंदौली से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं कि मुंबई से ट्रकों में भर भर कर मजदूर बिहार के लिए लाए गए और मंजिल से पहले उन्हें यूपी बिहार सीमा पर छोड़ दिया गया। सर बम्बई से आ रहे हैं, अंधेरी ईस्ट पंपा हाउस से आ रहे हैं। सर हम लोग को उधर खाने के लिए भी तकलीफ हो गया था, प्लस कुछ भाड़ा उड़ा नहीं था। हम लोग कैसा कैसा घर से पैसा मंगा के फिर हम लोग एक टीम बनाए, घर जाना है कैसा भी करके, यहाँ रहने से अच्छा तो कैसे भी करके घर पहुँचूँ। तो हम लोग फिर टीम बना के वहाँ से पैदल चले, कल्याण तक पैदल चल के आए। वहाँ से हम लोग फिर ट्रक बुक किए। ट्रक वाले का हम लोग सर एक आदमी का 3,000 रुपए दिया। ये तस्वीर किसी रेलवे स्टेशन की नहीं बल्कि दिल्ली के छतरपुर मंदिर की है, जहाँ हजारों छात्र तपती धूप में इंतजार कर रहे हैं।
हर ट्रेन में दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि आज 1200 लोग तो बिहार के चले जाए। फिर यूपी की 4 ट्रेनें उसमें हम लोग चाह रहे हैं एटलीस्ट 200 लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के, मतलब 800 उसमें चले जाए। लेकिन हद ये है कि एक तरफ मजदूर बेबसी के पांवों से सैकड़ों मील चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति भी इसी सड़क पर सरपट दौड़ रही है। एक्सीडेंट हो रहा है, रास्ते में ट्रक में जा रहे हैं तो ट्रक पलट रहे हैं, तो जो बुरी हालत हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार के मन में जरा भी ऐसा भाव नहीं आया कि इनको बचाना चाहिए। जो रास्ते में है उनको सवारी उपलब्ध करा के उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना चाहिए। खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफ़र न किया जा सके, और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं परेशान जो आज हो रहे हैं वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। मिला जुलाकर मजदूरों का दर्द अपनी जगह है और उस दर्द पर राजनीति के आंसू अपनी जगह। आज तक ब्यूरो। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने कई सारी स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल तक जाते जाते उस पर राजनीति बहुत तेज हो गई। रेलवे का यह आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को लाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप यह है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से भेदभाव कर रही है, चाहे ट्रेन का मामला हो या मिशन वंदे भारत का। बेंगलुरु से चली ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को जलपाईगुड़ी पहुंच गई, लेकिन उससे ज्यादा पहुंच गई रेल पर मची राजनीति। वैसे इससे पहले भी बंगाल के प्रवासी मजदूरों की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी हो चुकी है, लेकिन उस राजनीति का क्या कहा जाए जिसमें पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई। रेल मंत्रालय का आरोप है कि वो क्या करे, बंगाल की सरकार ही प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने में बेहद कंजूसी कर रही है। रेल मंत्रालय अगर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रहा तो इसमें उसके पास उन ट्रेनों की लिस्ट का समर्थन है जो दूसरे राज्यों में ज्यादा गई है। रेलवे के मुताबिक राज्यों की मांग के आधार पर अब तक जिन 999 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी है उनमें बंगाल के लिए सिर्फ 9 ट्रेनें हैं। ऐसी ट्रेन की सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश ने की, जहां के लिए 487 स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई। बिहार ने 254 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को राज्य में आने की मंजूरी दी, यानी 75% से अधिक ट्रेनें सिर्फ यूपी बिहार में आई। कोरोना के पूरे विवाद में इन्हीं तर्कों पर बीजेपी ममता बनर्जी और टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश भर में मजदूरी करते हैं, लाखों। 8 तारीख की रात को जब माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह वो पत्र देश के समक्ष आया, तब तक सिर्फ 2 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल ने दी थी। उस दिन दोपहर को हमें मिला के 8 और ट्रेन लेंगे। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो भी सिर्फ 8 में से भी सिर्फ 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल ने ली। मजदूरों की घर वापसी पर पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था, मुझे दुख है कि बंगाल सरकार मजदूरों की घर वापसी पर सहयोग नहीं कर रही है। ममता की पार्टी टीएमसी अमित शाह की चिट्ठी के लीक होने और उन पर लगे आरोपों से ही भन्नाई हुई थी। उस पर से नए आरोप लग गए तो बीजेपी पर पलटवार कर दिया। मिनिस्टर हु हैज बीन ऑल बट एब्सेंट ड्यूरिंग दिस मॉन्यूमेंटल क्राइसिस when millions of poor migrant workers have been abandoned. These people could have been moved in a matter of days, 3 days, 4 days. ट्रेन से आगे बढ़कर झगड़ा विदेश से वापस लाए जा रहे भारतीयों को लेकर भी होने लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि विदेश मंत्रालय बंगाल के लोगों को वापस नहीं ला रहा। केंद्र से ममता की तनातनी काफी पुरानी है। इस कोरोना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय ममता ने बहुत संगीन आरोप मढ़ दिया था कि केंद्र संघीय ढांचे को तोड़ रहा है। पौलमी साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आप जब लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित हैं तो देश के डॉक्टर मरीजों की देखभाल में दिन रात एक किए हुए हैं। ये डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा झेला है।
अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्ता है ये। दास्तां यकीनन अजीब है। कोरोना वायरस ने सब कुछ अजीबो गरीब ही तो कर रखा है। ये है डॉक्टर अंजुता देवी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू बाल चिकित्सालय की जूनियर डॉक्टर। आप इन्हें सच्ची कोरोना वॉरियर कह लीजिए। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है, कोविड वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी के बीच ही इनकी दुनिया सिमटी हुई है। अक्सर ऐसा वक्त होता है जब चाय पीने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन इस महासंकट के बीच भी जब भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता है, जिंदगी के खुशनुमा रंग सामने आ जाते हैं। कोविड वार्ड में काम करना आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब डॉक्टरों के मन में भी डर घर करने लगता है। सेकेंड टाइम जो है वो कोरोना ड्यूटी के अंदर में ही थे, तो मैंने बात किया था वो उस टाइम पे भी एसओडी के साथ। उसने सैंपल के लिए बोला, मेरा सैंपल गए, नेगेटिव भी आ गए, सैंपल जो है नेगेटिव आ गए। मैं बहुत डर गए थे उस टाइम तो, क्योंकि मैं कोरोना ड्यूटी में पेशेंट का सैंपलिंग करते थे मैं। लेकिन बाकी डॉक्टरों की तरह डॉक्टर अंजुता के लिए ये एक मिशन है। ड्यूटी लंबी हुई तो क्या, वायरस का जोखिम भी है तो क्या हुआ, कोई गिला नहीं। और मम्मी मुझे एक दिन ऐसे बताया, एक एग्जांपल लेके बोले कि आर्मी ऑफिसर, आर्मी जो है जो वार के लिए जो जाते हैं, तो वार ऐसे शामिल करने के लिए ऐसे कुछ ऑर्डर देगा तो थोड़ी ना छुट्टी ले सकते हैं या काम छोड़ सकते हैं, तुम भी ऐसा ही है। डॉक्टर अंजुता मणिपुर के एक छोटे से शहर की हैं। बचपन में मां को दिल की बीमारी से जूझते देखा, तभी से अपने मन में ठान लिया कि डॉक्टर ही बनना है। मामा हमेशा चाहती है कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बन जाऊं। ऐसे कहानी भी हो, सोने के टाइम पे भी हो, कुछ ऐसे हमेशा इनकरेज करते थे, तुम बच्चे हो, जब बड़ी होगी तुम डॉक्टर बनोगी। डॉक्टरों का जीवन इन दिनों आसान नहीं। ड्यूटी से छुट्टी के बाद अपनी जरूरतें भी तो हैं। डॉक्टर अंजुता के लिए इन जिम्मेदारियों से तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है।